कि अगर इस आदमी ने इतना सारा अत्याचार करा है तो यह सनातन धर्म का रक्षक कैसे हो सकता है। फिर होता क्या है, 261 BC में कलिंग वॉर स्टार्ट हो जाता है और अपने एक बेटा और एक बेटी को श्रीलंका की साइड भेज दिया था, सिर्फ उन्हें बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। फिर जब इस चीज की खबर ब्रदर्स के सेनापति पुष्यमित्र शुंगा को हुई तो उसने अपने महाराज को बताया कि डेमेट्रियस कुछ बड़ा करने के मूड में है। जब चंद्रगुप्त मौर्य नंद डायनेस्टी के धनानंद को मारकर हत्या कर देते हैं उनकी, और नंद डायनेस्टी को खत्म कर अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारी भारत की मातृभूमि से न्याय कितने ही महापुरुष पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। चाहे वे महाराणा प्रताप हो गए, चाहे वे शिवाजी महाराज हो गए, और न्याय कितने ही और। लेकिन इनमें से एक और थे जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा तो करी, लेकिन अगर आप उनके बारे में कहीं भी जानते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो आपको ज्यादातर नेगेटिव ही मिलेगा उनके बारे में। जी, मैं बात कर रहा हूँ पुष्यमित्र शुंगा के बारे में, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हजारों की तादाद में बुद्धिस्ट सत्संगियों को मरवा दिया, हजारों की तादाद में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तोड़वा दी, और न्याय ने कितने ही अशोका के स्तूप गिरवा दिए। अब आप समझेंगे कि अगर इस आदमी ने इतना सारा अत्याचार करा है तो यह सनातन धर्म का रक्षक कैसे हो सकता है। इसके लिए आपको पूरी कहानी शुरू से जाननी पड़ेगी। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 322 BC में, जब चंद्रगुप्त मौर्य नंद डायनेस्टी के धनानंद को मारकर हत्या कर देते हैं उनकी, और नंद डायनेस्टी को खत्म कर अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसमें चाणक्य ने इनकी बहुत हेल्प करी थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह भेरी घोष की नीति में ज्यादा विश्वास रखते थे। यहाँ पर भेरी घोष का मतलब है जो वॉर पॉलिसी में ज्यादा बिलीव करे। अब जब ये वॉर पॉलिसी में बिलीव करते थे तो इनकी आर्मी भी अच्छी खासी स्ट्रांग होगी, जिस वजह से यह बाकी राज्यों को कैप्चर करने में काफी हद तक सफल रहे। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, चंद्रगुप्त मौर्य को सक्सेस करते हैं उनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार भी अपने पिताजी की तरह भेरी घोष की नीति में ज्यादा विश्वास रखते थे, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब इनके बेटे आए अशोक, शुरुआती टाइम में तो वे भी भेरी घोष की नीति में विश्वास करते थे। फिर होता क्या है, 261 BC में कलिंग वॉर स्टार्ट हो जाता है। कलिंग वॉर अशोका के लिए और मौर्य साम्राज्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा। देखिए, अब ये जो कलिंग वॉर हुआ, इसमें कलिंग का बहुत नुकसान हुआ था। इसमें कलिंग के सैनिक तो मरे थे, लेकिन इसमें लाखों की तादाद में कलिंग की प्रजा भी मरी थी, जो अशोका को काफी गहरी रिग्रेट में डाल देती है। इसकी वजह से अशोक अपनी भेरी घोष की नीति को धम्म घोष की नीति में परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ पर धम्म घोष की नीति का मतलब है नॉन वॉयलेंस पॉलिसी, जिसकी वजह से होता क्या है कि अशोक बुद्धिस्ट धर्म को अपना लेते हैं। इनफैक्ट ये अपने बुद्धिस्ट धर्म को अपने पूरे साम्राज्य में फैला देते हैं, और यह माना जाता है कि उन्होंने अपनी एक बेटी को नेपाल भेज दिया था और अपने एक बेटा और एक बेटी को श्रीलंका की साइड भेज दिया था, सिर्फ उन्हें बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बुद्धिस्ट धर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन जो बुद्धिस्ट धर्म है वो एक चीज पे ज्यादा फोकस करता है, वह चीज है नॉन वायलेंस, जो कि इतने बड़े साम्राज्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, और ऐसा होता भी है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिर टाइम के साथ साथ अशोका के सक्सेसर भी आ रहे थे, जिनका झुकाव भी बुद्धिस्ट की तरफ काफी रहा, जिसके कारण वे अपनी मिलिट्री को टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे थे। फिर बहुत टाइम बीता और 185 BC में मौर्य साम्राज्य के आखिरी रूलर आए, जिनका नाम था बृहद्रथ। वह भी बुद्धिस्ट की तरफ काफी रहे। इस टाइम तक पूरे मौर्य साम्राज्य में बुद्धिस्ट ही फैला हुआ था। इनफैक्ट भारत का 60% बुद्धिस्ट को फॉलो कर रहा था। अब होता क्या है कि इसी टाइम पर यूनान का एक डेमेट्रियस नाम का रूलर भारत पर कब्जा करने की सोचता है। यहाँ पर यूनान का अर्थ है ग्रीस से। अब जो ये डेमेट्रियस है वह बहुत चालाक था। वह भारत पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं करता है, वह अपने सैनिकों को भारत में एंटर करवाता है और बुद्धिस्ट मठों में भेजता है, और उनसे यह बोलता है कि हम आपके धर्म को यूनान तक पहुंचाएंगे। फिर जब इस चीज की खबर ब्रदर्स के सेनापति पुष्यमित्र शुंगा को हुई तो उसने अपने महाराज को बताया कि डेमेट्रियस कुछ बड़ा करने के मूड में है। लेकिन जो बृहद्रथ होता है वह इसकी बात को इतना सीरियसली नहीं देता है, और यह बोल देता है कि जो होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो पुष्यमित्र शुंगा होता है वह इनकी बात नहीं सुनता है। वह एक एक बौद्ध मठों में से सबों को चुन चुनकर निकालता है और मार देता है। इनफैक्ट ये सारे मठों को गिरा भी देता है, और ये डेमेट्रियस को अपना वो चेहरा दिखाता है जो एक टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, और ये बोलता है कि अगर भारत पर नजर डाली तो सर कलम कर दिया जाएगा। फिर जो पुष्यमित्र होता है वह बृहद्रथ को भी मार देता है और खुद राजा बन जाता है, और वह मौर्य साम्राज्य से बुद्धिस्ट धर्म को तेजी से गिराता है। बहुत सी ग्रंथों में लिखा है कि इसने अशोका के 84,000 स्तूप गिरा दिए थे और न जाने कितनी मोनेस्ट्री तोड़वा दी थी। अब आप समझेंगे कि जो पुष्यमित्र है वह तो बुद्धिस्ट धर्म का दुश्मन बन चुका है। देखिए, ऐसा नहीं है।
इन्होंने बाद में बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूप भी बनवाए थे। यह बस भारत को बाहर की बुरी नजरों से बचाना चाहते थे। और माना जाता है कि एक ब्राह्मण थे तो उन्होंने वैदिक काल को पुनर्जीवित कर दिया था। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उस टाइम पे पुष्यमित्र ऐसा कुछ ना करते तो हो सकता है कि भारत आज कुछ और ही होता।